बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आपने सुबह अखबार नहीं देखी या लेट नाइट आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखा तो मैं आपको सुबह सुबह बता दूँ कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। 8.36 यानी 8 रुपये 36 पैसे डीज़ल, जबकि 10.39 रुपये जो लीटर है वो महंगा हो गया है। ये पता नहीं क्या हुआ है लेकिन मुल्क भर में हम सब जानते हैं कि जी महंगाई है और मौजूदा लहर ने जहाँ सबको परेशान किया हुआ है वहाँ पेट्रोल प्राइसेस का जो हाइक है इसने आवाम के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जी ये नुमाया इजाफा है। वजारत ख़जाना की जानिब से जो जारी करदा नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज से फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन में जो प्राइसेस है वो मैंने आपको बता दी हैं। पेट्रोल की कीमत जो 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर उसमें इजाफा किया गया है। आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं इसमें इजाफा रुपए की कदर में कमी को इस इजाफे की बुनियादी वजूहात में से बताया गया है। लेकिन अभी ये आज से पेट्रोल आपको महंगा मिलेगा 8 रुपये। ये मैंने आपको सुबह सुबह बुरी खबर दी है जो कि मैं देना नहीं चाहती थी। लेकिन आज हम स्टार्ट में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। आजकल के दौर में जब हम मज़हब को अक्सर शिद्दत पसंदी और नफ़रत के साथ इसको जोड़ा जाता है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, उसके असल और एतदाल पसंद पैगाम को दोबारा से समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमन, रवादारी, मसावात और भाईचारे का दर्स देता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो फ़िरका वरायत हम देखते हैं, इंतहा पसंदी देखते हैं, मज़हब के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाले जो रुझानात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, मजहबी स्कॉलर। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम हमेशा से इस्लाम के बारे में हम सब जानते हैं कि अमन, रवादारी, मसावात ये दर्स देता है, लेकिन हमारे ख़्याल में और हमारे इर्द गिर्द आजकल कुछ ऐसे अनासिर कह लें या कुछ ऐसी जो इस इस्लाम का असल एसेंस है वो कहीं ना कहीं हम इसको मिस आउट कर रहे हैं, और माशरे में जो इंतशार और बदनज़मी हम देख रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे बार बार बात किए जाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारा कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब हुआ है। और आज जिस टॉपिक का रखने का पर्पस भी ये था कि विद टाइम सोशल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हम शिद्दत पसंदी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अम्र बिल मारूफ के नाम के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद फैसले करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिस पे आजकल की सोसाइटी में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें उलमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो दीनी तालीम है या दीनी दर्सगाहें हैं वहाँ पर इस तरह का मैसेज पॉजिटिव मिलना इट्सेल्फ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हमने हमेशा से बात की है कि रिलीजन या इस्लाम हमें हमेशा एतदाल का, मॉडरेशन का इसने हमें मैसेज दिया है, और आजकल के दौर में हम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, मौलाना साहब से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ जी हमने मदारिस का जो निज़ाम है उस पर भी बात करनी है। ज़ाहिर है मौलाना साहब अभी ज्वाइन करेंगे तो उस पर भी डिस्कशन होगी। सदियों से ये दीन की खदमत कर रहा है, मगर आज कल के हम जदीद तकाज़ों के तनाजुर में बात करें तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हमें बहुत बढ़ चढ़ कर या एग्रेसिवली बात करने की ज़रूरत है। एग्रेसिवली मीन्स कि हमें बहुत हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसी हमारे
नई जनरेशन से लेकर हमारी जो थॉट प्रोसेस है सोसाइटी का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पहलुओं से इफ़ेक्ट हुआ है। कौन सी इस्लाहात है जो हमें ज़रूरी या फौरी तौर पर लाने की ज़रूरत है इस दीनी निज़ाम के अंदर भी, ताकि वो भी जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उससे हम आहंग हो। लोगों को अगर इस्लाम की बात बताई जा रही है, रिलीजन जो आपको दर्स दे रहा है, चाहे वो मसावात है, बराबरी है, इत्तेदाल है, इन सब चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मौलाना साहब से हम राबता करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस वक्त हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने में ज्वाइन किया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल करी थी कि हमें हमेशा से इस्लाम ने अमन, रवादारी और मसावात का दर्स भी दिया है और हमारा रिलीजन है ही इस चीज़ का नाम। आपके ख्याल में जो माशरती बिगाड़ हम अपने इर्द गिर्द आजकल देख रहे हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं, उसको दोबारा से हमें कितना ज़रूरी है एज ए सोसाइटी कि इस पे अमल किया जाए और इस मैसेज को दोबारा से कन्वे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तो मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है और पाकिस्तान में जो रवादारी, मोहब्बत और अमन है, इसके लिए बिलाशुबा हर वक्त मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन अगर हम देखें तो 40-45 1978 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक जो है, और वही रवैया जो हमारे इर्द गिर्द जंगें हुई, हम खुद उसमें मुलव्वस रहे, तो वो रवैया हमारी सोसाइटी में भी आ गया, हमारे लोगों में भी आ गया। फिर क्योंकि अफगानिस्तान की जंग को जिहाद कहा गया, तो वो इस्लाम का नाम और कुरान और सुन्नत का नाम उसमें इस्तेमाल हुआ, तो उस वजह से भी एक जो है इंतहा पसंदी हमारे यहाँ परवान चढ़ी। लेकिन बहरहाल अब ये जिम्मेदारी तमाम तबकात की है कि हम जो इस्लाम का पैगाम इत्तेदाल है उसको लेके आगे बढ़े और अपने मुआशरे को एक इत्तेदाल पसंद मुआशरा बनाए। उसमें मेहराब और मिंबर ने तो अपना काम किया है कि पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक मजबूत दस्तक जो है वो उनको, लेकिन जो मुआशरे के बाकी तबकात हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करना। अच्छा मौलाना साहब, अभी आपने जहाज़ के हवाले से बात की, इस तसव्वुर को बहुत शिद्दत पसंद अनासर की अगर हम बात करें गलत अंदाज में भी पेश किया गया। मैं चाहूँगी ज़रूर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है ये हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, जिहाद तो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, लेकिन उसके लिए मुकर्रर किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया है। कुरान और सुन्नत में उसके असूल हैं। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा वही जिहाद कहलाएगा और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा वो फसाद कहलाएगा। आजकल जो हम देखते हैं कि हर शख्स ही जिहाद का नाम इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए देखना होगा कि क्या जो वो बात कर रहा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अगर कुरान और सुन्नत के ताबे है तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहलाएगी, ना कि हर फर्द अपनी अपनी राय दे और उसको लोगों पे मुसल्लत कर दे अगर इस्लाम का नाम लेके, तो उसका तो ना जिहाद से कोई ताल्लुक होगा ना इस्लाम से कोई ताल्लुक होगा। अच्छा मौलाना साहब, आपने फ़िरका वरायत के हवाले से बात की। दूसरा, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने मुताबिक लोगों को जज भी कर लेते हैं, काफिर करार दे देना, कोई भी ऐसी बात कर देना, इसने माशरे में बहुत ज़्यादा फसाद या शिद्दत पसंदी को भी जन्म दिया है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि इसमें सोसाइटी का हर सेक्टर किस तरह से अपना रोल अदा कर सकता है और ख़ास तौर पर उलमा कराम, ये जो एक फितना हम अपनी सोसाइटी में प्रिवेल होता हुआ देख रहे हैं, इसका सदेबाब कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो कानून की बालादस्ती, बगैर तफरीक के जो भी
आयन और कानून दस्तूर के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई। और दूसरा ये है कि मुआशरे के तमाम तबकात को, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, मुकालमा जो है उसका रास्ता खोलना होगा, बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। अपनी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस ये हक देना होगा कि वो आपसे सवाल कर सके, आपसे बात कर सके और आप उसका जवाब दे सके। अच्छा, मदारस के निज़ाम के हवाले से भी ज़ाहिर है बहुत सदियों से दीन की खिदमत कर रहा है, मगर आप क्या समझते हैं जी कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक कौन सी ऐसी अहम इस्लाहात हैं वो की जा सकती हैं ताकि मैसेज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लाउड एंड क्लियर भी जाए विद रिस्पेक्ट टू जदीद वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं? देखिए, मदारस तो अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदारस के निज़ाम वो जो जैसे मैंने अर्ज किया कि हर तबके को अपनी अपना किरदार और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसमें मदारस वाले भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों भी हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। मीडिया भी है और तभी सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और बहुत सारे लोग, कानून की आपने बालादस्ती की बात की, हम अम्र बिल मारूफ के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें खुद फैसला करने की कोशिश करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, जिससे भी एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है ओवर टाइम। देखिए, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये इख्तियार तो किसी को हासिल नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले या खुद ही मुद्दई, खुद ही जज और खुद ही जो है जल्लाद बन जाए। इसकी तो इजाज़त कोई भी सोसाइटी नहीं देती। हमारे यहाँ चूँकि कानून की बालादस्ती जो है वो नहीं है और बहुत सी जगहों पे खामियां हैं, उसके नतीजे के अंदर मसाइब और मसाइल पैदा होते हैं। अगर कानून की बालादस्ती हो, मेरिट पर फैसले हो, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल। इस वक्त जो माशरे के अंदर बिगाड़ है और उसके सदेबाब के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जो सेगमेंट है, वैसे तो हम पॉलिटिकल डिस्कशन ही करते होते हैं और मौजूदा सूरत हाल पे बात करते होते हैं, लेकिन दो ऐसी अफसोसनाक खबरें जिसका हम जिक्र भी करेंगे, जिन्होंने अवामी फलाह बहबूद के हवाले से जो सूबाई हुकूमतें हैं उसकी कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम सब ने कल भी डिस्कशन की। इनफैक्ट बहुत दिनों से ये जो सानिया हुआ वहाँ पर, जिसमें एक पूरी फैमिली जो है वो सैलाबी रेले में फंस गई और 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारने के बावजूद उनकी कोई जो उनको रेस्क्यू ना किया जा सका और वो जान की बाजी हार गए। इसके बाद ये सूबाई हुकूमत की जो रेस्क्यू पॉलिसी है, रेस्क्यू यूनिट्स हैं, इंतज़ामिया या ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी कहाँ थी ये हुकूमत और क्यों इंतज़ामात नहीं थे, रेस्क्यू टीम्स पहुँची, उनके पास सामान क्यों नहीं था। दूसरी जानिब जी, पंजाब में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए जो एक उम्मीद की किरण है वो है सेहत कार्ड स्कीम। अब पंजाब हुकूमत ने इसको सरकारी हॉस्पिटल से ख़त्म कर दिया है और सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ वज़ीर आला के जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं उस पर इलाज होगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% बिल खुद अदा करने पर ही सेहत कार्ड पर इलाज होगा। और आइंदा माली साल में भी सेहत कार्ड पर जो मुफ्त इलाज की मद में फ़ंड्स हैं उनको कम किया गया है। अब आज हम थोड़ा सा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वी ऑल नो कि बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आवाम बहुत ज़्यादा विद टाइम डिपेंडेंट रही है। माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के इस वाक़े के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूँगी, जिसने इंतज़ामिया समेत हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि हम सब जानते हैं अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, हर साल एक सैलाबी कैफियत आती है, उसके बावजूद इंतज़ामात ना होना और 1.5 घंटे तक वो जो फैमिली है वहाँ पे फंसी रही। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक सानिया तो है, लेकिन इसको जब हम डाइसेक्ट करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं तो पता ये चलता है
कि सिस्टम में कहाँ कहाँ कितनी खराबियां हैं कि जिसकी बुनियाद पे सिस्टम की वर्किंग जो है वो बिल्कुल चोक हो चुकी है। और हर किसी भी ऐसे सानहे पे हम चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं, मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो असूल व ज़वाबित हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उनकी पूछ-गुछ करने वाला कोई है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड पे भी रखें तो पॉलिटिकली तो ये है ना जी कि अगर आप तहरीक इंसाफ के हामी हैं तो आपको पंजाब में पाकपतन वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून के हामी हैं तो आपको सानिया सवात के लोग जो है वो परेशान और बड़े मुश्किल में लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पॉलिटिक्स से बाहर निकल के देखें तो सिस्टम में बैड गवर्नेंस का जो कैंसर है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि आपके सिस्टम के अंदर वो सकत ही नहीं है कि आप उन चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। एक एमरजेंसी को किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी चीज़ कब मूव करवानी है, क्या वहाँ पे एक एमरजेंसी के लिए वहाँ पे कोई बोट्स होनी चाहिए, वहाँ पर कोई लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, या हेलीकॉप्टर कब आएगा, SOPs ही मौजूद नहीं हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इस सारे मामले के अंदर 4 से 6 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, स्कोर सेटल किया जाता है, उसके बाद हालात वाक़यात वहीं पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म होगा जब हम बैड गवर्नेंस से निकल कर गुड गवर्नेंस की तरफ आएंगे। खा वो अली अमीन गंडापुर हों, खा वो मुराद अली शाह हों, वो मरीम नवाज़ शरीफ हों, सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। और उस सिस्टम के अंदर जितने लूप होल्स हैं, मिसाल के तौर पे अब ये सवात वाले वाक़े में जो हमारे पेशावर के सहाफ़ी हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1112 है उसकी गाड़ियाँ जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस्लामाबाद धरने में लेके चली गई थी। अच्छा, वो लेके चले गए, एक तो ये फेलियर है। दूसरा ये है कि वो अभी तक इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। वो कहते हैं जी हमारे पे हमला करने आए थे तो हमने मुकदमे में सब बंद कर दिए। तो सिस्टम कहीं ना कहीं स्टक है और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जो पॉलिटिकल तासुबात हैं उससे बाहर निकलना होगा। हमें ये देखना होगा कि एक CM को अगर बारिश होती है तो उसको ख़ुद रोड पे क्यों जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि उस जगह का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, वो सारे कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, बैड गवर्नेंस का शाहकार है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सवात की जो लर्निंग है या सवात का जो सानिया है उसका जो आउटकम है वो ये है कि अफसरान की मुअत्तली से काम नहीं चलेगा। Exactly. ये प्रॉपर SOPs बनने चाहिए कि दरिया में अगर कोई फ्लड है, कोई क्लाउड बस्ट हुआ है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। क्या वहाँ पर लोकल वार्निंग का जो सिस्टम है, मस्जिद में ऐलानात का या टेलीफोन के ज़रिए बताने का वो होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई फंस जाता है तो उसके लिए 1 2 3 क्या ऑप्शंस होंगी कि जी मिनिमम लेवल पे हमने ये करना है, अगर इससे वो सिचुएशन मैनेज ना हो सकी तो फिर दूसरे नंबर पे हम ये करेंगे, तीसरे नंबर पे ये करेंगे। तो ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब सवात में जिस दिन से ये सानिया हुआ है उस दिन के बाद से वहाँ पर जितने होटल्स हैं उनको गिराया जा रहा है। अब जो वहाँ पर मजबूत लोग हैं या पॉलिटिकली साउंड हैं, जिनके पास इतने वसाइल हैं, वो अदालत से जाके स्टे ले आए हैं, उनके होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं। जो बाकी लोग हैं उनके होटल्स गिराए जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें जब तक हम इस एमरजेंसी सिचुएशन से नहीं निकलेंगे और डे टू डे अफेयर से नहीं निकलेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये मसले इसी तरह मौजूद रहेंगे। और हमने ये पहले देखा कि मरी में ऐसे हुआ, फिर उसके बाद सवात में हुआ, फिर हमने इसी तरह देखा बटग्राम में एक दो डॉली जो उसमें पहाड़ों के दरमियान जो एक लोकल एक केबल कार होती है उसमें प्रॉब्लम हुआ। तो उसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में वो चीज़ें अगर तो रिपोर्ट हो रही हैं तो अवाम उस पर गम गुस्से का इजहार करेंगे, अगर वो चीज़ रिपोर्ट ही नहीं हो रही तो मसला जूं का तू रहेगा। अच्छा माजिद, आपने भी लर्निंग की बात की। अनफॉर्चुनेटली हम लर्न भी तो नहीं कर रहे हैं। हम हर साल इसी तरह का कोई वाक़या एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था और अभी भी, और इससे पहले न जाने कितने ऐसे वाक़यात हैं। इवन हम कराची की बात करें, वहाँ हॉक्स बे के पास 2 भाइयों 3 भाइयों की डेथ हुई है। ये सारी वो मैसेजेस हैं जो बैड गवर्नेंस के बहुत क्लियर हैं हमारे सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ है तो चाहे सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो, वो उठ के क्रिटिसाइज़ करिए। यहाँ कोई इस बिगाड़ को सुधारने की भी तो कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है
वो मेरा ख्याल है इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर हम अपने तासुबात की बुनियाद पे ये फ़ैसले करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। असूल की बुनियाद पे हम फैसला नहीं करते। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर कोई चीफ़ मिनिस्टर हमें अच्छा लगता है, हमारे नज़रियात से करीब है, तो उसके लिए हम वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑल्टर कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे, उसके लिए कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। दूसरा जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर हम ज़्यादा तनकीद करेंगे। तो बुनियाद मेरा ख्याल है वही रहनी चाहिए। जो गुड गवर्नेंस है उसका कोई, उसमें आपको फंड्स नहीं चाहिए, उसमें आपको न्यू इनिशिएटिव्स नहीं चाहिए, उसमें आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और विल है, और जो विल है, जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, आपने उसको बरूए कार लेके आना है। आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो इन प्लेस होनी चाहिए। सिस्टम के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक ब्रीफिंग्स होनी चाहिए कि जिसमें पता हो कि मेरा ये काम है, आपका ये काम है, ABCD ने इन केस ऑफ इमरजेंसी ये चीज़ें करनी है। जब आप उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे तो फिर होगा ये कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बातचीत होगी, पैकेजेस बनेंगे, गवर्नर या CM जो है वो कोई पैकेज अनाउंस करेंगे, घर जाके फातिहा पढ़ लेंगे, उसके बाद मामला फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इसलिए लर्निंग पे हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नॉन पॉलिटिकल है। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेट मशीनरी, तो मशीनरी के कोई नज़रियात नहीं होते, मशीनरी के कोई जज्बात नहीं होते, उसकी एक वर्किंग है, उसका एक पैटर्न है। जिस तरह हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें मौजूद हैं, आप उसकी वर्किंग पे ध्यान देंगे तो वो चलेगी। वो आपके नज़रियात से या आपकी पसंदीदगी से या आपकी नफ़रत से नहीं उसने चलना। तो मेरा ख्याल है स्टेट क्राफ्ट जो है उसके ऊपर जब तक हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, और हमें ये आवाज़ उठाती रहनी चाहिए कि सियासी तासुबात से बढ़ के जब तक आप सिस्टम्स नहीं बनाएंगे तो ये मसाइल होते रहेंगे। अब सिस्टम्स जो बने हुए हैं हम उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा बुरा ये तो आप मुझे बहुत बेहतर तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे कमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स पिछली हुकूमतें शुरू करती हैं जो कि कहीं ना कहीं आवाम के लिए रिलीफ या उनकी कन्वीनियंस का बाइस बनती हैं। फिर अगली हुकूमत आती है, वो इस तासुब कह लें, इस टसल कह लें कि वो उस हुकूमत का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव था तो अब हम उसको आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। हेल्थ कार्ड भी इट वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पंजाब के हॉस्पिटल्स में आई पर्सनली नो लॉट ऑफ पीपल जो कि हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत कन्वीनियंस रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि ये अच्छा है या बुरा इकदाम है पंजाब हुकूमत की तरफ से? देखिए, सोशल वेलफेयर की तो किसी भी स्कीम को कट नहीं लगना चाहिए, ये तो मेरा एक कंसीडर्ड ओपिनियन है। उसकी वजह ये कि सोशल वेलफेयर में हम तो वो लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में अफोर्डेबिलिटी को देख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाएं तो 44% ऐसे लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 40,000 रुपीज़ पर मंथ भी नहीं कमा सकते। और 88% लोग ऐसे हैं कि जिनकी ओवरऑल जो सैलरी है पर पर्सन एवरेज इनकम बनती है वो कोई 88,000 बनती है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है, जो 45% महीने का 40,000 रुपया भी नहीं कमा सकते, उनके लिए पब्लिक हॉस्पिटल भी जो है वो एक अजाब होता है। हालांकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुफ्त हैं, चीज़ों को मुफ्त करने के लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी नहीं होती, बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन वो तमाम अखराजात भी उनके लिए एक अच्छा खासा बोझ होते हैं। तो इसलिए सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं साथ साथ उनको ऑडिट करना चाहिए कि इसमें कोई इर्रेगुलरिटीज़ तो नहीं है, बेज़ाब्तगी तो नहीं है, इसकी करप्शन तो नहीं है, क्या मुफ्त अद्वियात जो हस्पताल का अमला है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो नहीं बेच रहा। तो साथ साथ ऑडिट होना चाहिए और साथ साथ स्कीम्स को लेकर चलना चाहिए। होता ये है कि स्कीम आप ओपन करते हैं, एक फ्लड आ जाता है, उसमें सब लोग अपने अपने जो है वो माल बना लेते हैं, हिस्से निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम उसको ज़ीरो पे लेके आया जाता है। तो मेरा ख्याल है ना वो दुरुस्त है, ना वो दुरुस्त है। साथ साथ उसका ऑडिट होना चाहिए और उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करे उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन पब्लिक वेलफेयर का जो पैसा है, ये जो उसकी स्कीम है, उसको जारी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते और पब्लिक हॉस्पिटल का जो खर्च है वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके ऊपर बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए और जहाँ जहाँ पे जो कमी है, जो कोताही है, जो खामी है, उसको पॉइंट आउट करके उन लोगों को सज़ा दे के तो जो सोशल वेलफेयर है उसको मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ाना चाहिए। माजिद, अभी आपने खुद भी पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात की। अब उसमें एक फैक्टर ये भी है कि इन पब्लिक हॉस्पिटल्स पे ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा लोड है। अगर कोई आम आदमी भी जा रहा है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको अगर स्कैन कराना है, कोई टेस्ट कराना है, इवन हार्ट सर्जरी करानी है, तो वो 3-3 4-4 महीने का टाइम है और उसको वो जिस अजियत से गुजरना है, और उस दौरान यू नेवर नो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इस बात को भी तो डू यू थिंक कि माइंड में रखना चाहिए कि हम जिस लोड को और जिस बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं इन हॉस्पिटल्स में, अगर हम उनकी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी या स्कीम्स भी ख़त्म कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट भी तो हॉस्पिटल की अपनी कारकर्दगी पे भी तो आएगा। देखिए, ये बिल्कुल एक पेचीदा मसला है। कल ही जो हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक जगह पे ये बात की है कि हर साल 60 लाख लोग नए पाकिस्तान की आबादी में ऐड हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है और उसका जो दबाव है वो हॉस्पिटल्स पे आता है। और फिर ये कि हम जिस तरह पहले सिस्टम्स की बात कर रहे थे, अब साफ़ पानी के और गंदे पानी के जो मसाइल हैं वो बीमारियों की एक बहुत बड़ी जड़ है। तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक इनिशिएटिव लिया था कि वो लाहौर के अंदर मरीज़ों का डाटा इकट्ठा करते थे। मिसाल के तौर पे नमूनिया का या मलेरिया का मरीज़ किस किस एरिया से ज़्यादा आ रहा है और वहाँ पे फिर वो उस तरह की कैंपेन्स लेके चलते थे कि इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो गुरबा का मसला है उसको तो इस तरह से हल किया जा सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग और एम्पावर करें, वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ की अथॉरिटीज़ को, कि उस शख्स को वहाँ से उठ के, उकाड़ा से उठ के, साहिवाल से उठ के लाहौर ना आना पड़े। इसी तरह हमारे पास गुजरांवाला या जितनी भी लाहौर की सराउंडिंग्स हैं या मुल्तान की सराउंडिंग्स हैं बड़े शहरों की, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उस पेशेंट को केटर नहीं कर पाता तो फिर उसको एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ओवरऑल बर्डन में इजाफा हो जाता है। तो बड़े हॉस्पिटल्स को मेरा ख्याल है हेल्दी वे में लेके चलने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप जो छोटे यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अवेलेबल हो, वहाँ पर अद्वियात का मसला ना हो, ताकि वहाँ से जो एक रश बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ आ रहा है वो ना आए। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन के अंदर हमने पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें देखा है कि बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर मुफ्त अद्वियात मुयस्सर हैं, लेकिन फिर वही मसला है कि बड़े शहरों के बाद जब हम निकल के छोटे शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नज़र आता है। मिसाल के तौर पे साहिवाल के हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि वहाँ पे 50% लोगों को मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही। अब ये मामला फिर बैड गवर्नेंस के साथ कनेक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इन 2-3 चीज़ों को, अगर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको अगर वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो फिर बड़े शहरों से उसका एक लोड कम हो जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है माजिद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर है और हमारा फोकस हमेशा से नए प्रोजेक्ट्स की तरफ रहता है। मतलब हम नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर लें, मैं पंजाब सिंध इन लोगों की बात भी कर रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी, हेल्थ रिलेटेड भी, इवन एजुकेशन रिलेटेड भी, हम नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसका बजट मुख्तस करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर करना और उनके अंदर मज़ीद कन्वीनियंस ले और उनके स्प्रेड को करना ज़्यादा, डू यू थिंक कि ये ज़्यादा अहम चीज़ है रादर देन स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स? मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली उसमें उस तरह से आप पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले सकते। उसमें आपकी जो एक मीडिया कैंपेन है वो नहीं बन सकती, क्योंकि एक सिस्टम मौजूद है, आपने उसको अपग्रेड किया है, तो अपग्रेडेशन जो है वो उस तरह से मीडिया की हाईलाइट नहीं बनेगी। अगर आप एक खाली प्लाट के ऊपर जाके इफ्तिताह कर रहे हैं, संगे बुनियाद रख रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे एक 3D मॉडल के तहत हॉस्पिटल होगा, ये एक ऐसी इंस्टॉलेशन होगी कि जो सोशल वेलफेयर के काम आएगी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो अवामी तौर पे लोगों में ज़्यादा काबिल कबूल है, तो इस तासुर से निकल आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो अपग्रेडेशन है और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो फोकस करना है वो ज़्यादा अहम इसलिए है कि आप उसके अंदर 20% 30% थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ज़्यादा फंड्स दे के उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट होने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे, लेकिन उतनी देर में अगर आप उतने ही पैसों में 4 प्रोजेक्ट्स को 5 प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन कर दें, अपग्रेड कर दें, तो उससे ये होगा
कि वो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उससे अवाम फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद, हम ज़रा सिंध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तो हम बात कर रहे हैं। सिंध के मसाइल तो चंद बारिशों से कुछ बेसिक इश्यूज से सबके सामने आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो गवर्नेंस के में हमेशा से हमने उनको देखा है कि वो फेडरल के ऊपर कि जी हमें बजट्स नहीं मिले, हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमेशा वो सूबा कंप्लेन करता आता है। और वो कंप्लेन तो जो हो रही है उसकी सारा इम्पैक्ट उस वहाँ की आवाम के ऊपर आ रहा है, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हो, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम हो, सड़कों का निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। इवन अभी जो बारिश हुई है बहुत मिनिमम बारिश थी, लेकिन उसके बाद जो कराची का या सिंध का हाल हुआ है, वी ऑल नो। कौन करेगा उनके मसाइल का हल? देखिए, कराची का तो इशू ये है कि वहाँ पर उसकी ओनरशिप की जो एक पॉलिटिकल फाइट है वो रही है, और कराची में फिर एक और टेक्निकल इशू भी है कि कराची यूनिवर्सिटी ने ये जो आप बारिशों की बात कर रही हैं इसके ऊपर बहुत सी तहकीक हो चुकी है कि कराची के कौन कौन से एरियाज़ थोड़ा सा ऊंचाई पे थे और कौन से नीचे थे, लेकिन जब कंस्ट्रक्शंस हुई, सोसाइटीज़ बनी, तो उन चीज़ों का, उस फ्लो ऑफ वाटर का ख्याल नहीं रखा गया। तो उसकी वजह से वो एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर जो रिसर्चर्स हैं, जो क्लाइमेट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो ये सारा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जो अर्बन मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनकी पूरी की पूरी रिसर्च मौजूद है, और उसकी फाइंडिंग से मेरा ख्याल है हुकूमत सिंध को फ़ायदा उठाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी खामियाँ हैं कि जिनको एड्रेस करके आप इस सारी चीज़ से निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में लक्ष्मी चौक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे हर बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता था। उसकी रीज़न भी यही थी कि वो साथ अंदरून लाहौर है, वो थोड़ा सा नीचे ऊंचा है और लक्ष्मी चौक नीचे है। अच्छा। तो इस वजह से वो सारा का सारा पानी जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। तो जब आप इस तरह की फाइंडिंग्स के बाद वर्किंग करेंगे तो फिर आपको मसाइल हल करने में मेरा ख्याल है आसानी होगी। लेकिन माजिद, अभी आपने बात की है पंजाब की, या आपने अभी लक्ष्मी चौक का रेफरेंस दिया, हमने लाहौर के अंदर देखा है कि यहाँ पे जो सीवरेज इश्यूज थे, अब बारिशों से पहले भी एक बहुत बड़ी सीवरेज लाइन डाली गई है मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ इश्यूज़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भी अपने अगर जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उस पर वर्किंग करके उसको भी बेहतर किया जाए। ये कोई इतना मुश्किल ज़ाहिर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि गवर्नमेंट ये कर नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल उन्होंने करना चाहिए, और कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी ने अब उसको ओन करके वर्किंग स्टार्ट की है। लेकिन मसला ये है कि वो एक ह्यूज प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं। तो वो एक सिरा जब पकड़ेंगे तो फिर दूसरी तरफ जाएंगे, तो फिर पॉलिटिकल जो डिस्कम्फर्ट है वो आ जाती है, फिर सियासी बयानबाजी आ जाती है। फिर ये है कि आपने कराची को कहीं ना कहीं ये सबक भी देना होता है कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। MQM के ज़माने में भी यही होता रहा, जब नेमतुल्ला ख़ान थे उस टाइम भी यही हुआ, फिर अब मुर्तज़ा वहाब है। तो ये पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उनसे निकल कर अगर आप शहर कराची के लिए एक ओवरऑल एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आगे निकलते हुए उसकी माइक्रो मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा कि आप कुछ ना कुछ काम तो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप मिसमैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, बैड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे और करप्शन की लीकेजेस को कम नहीं करेंगे तो मामला फिर वहीं का वहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वाक़या पेश आया और उसके बाद पंजाब के अंदर जो हेल्थ कार्ड का उसको ख़त्म करने के हवाले से डिसीजन सामने आया, इसने बहुत सारे लोगों को तशवीश के अंदर मुब्तला किया और बैड गवर्नेंस वाले मामले को हम हाईलाइट कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आप कुछ मौसम की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौसम से रिलेटेड बालों के, स्किन के, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन इवन मर्द हजरात भी फेस करते हैं। आज हम मानसून के अंदर जी आप अपने बालों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस वक्त डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट। उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोमल, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर कोमल, मानसून के अंदर नॉर्मली हेयर फॉल या स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं और लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है।
तो क्या फैक्टर्स क्यों होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, मानसून में जो है हेयर फॉल और स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। 30% जो है रेट इंक्रीज़ हो जाता है हेयर फॉल का ख़ास तौर पे। तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आपने अपनी स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करनी है। स्कैल्प हाइजीन मेंटेन में मैं ये कहती हूँ कि आपने रोज़ाना शॉवर लेना है। होता ये है कि ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो हेयर शैफ्ट है वो स्वेल कर जाता है, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ जो है वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल का इशू बढ़ जाता है। तो आपने रोज़ाना शॉवर लेना है, और शॉवर भी माइल्ड शैम्पू से या माइल्ड कंडीशनर से, हो सके तो आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर लें। इसके अलावा शॉवर लेने के बाद आपने अपने बालों को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गीले बालों के साथ सो जाते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। उसमें आपने डैम्प टॉवल या कॉटन टॉवल जो है वो यूज़ करना होता है। एक और जो बात है वो ये है कि ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो आउटडोर वर्क करते हैं, जिनकी जॉब्स इस तरह की हैं, तो बारिश का पानी जो है उनके बालों को अक्सर लग जाता होता है। तो बारिश का पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है बेसिकली वो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो मैं नहीं कहती हूँ कि आप रोज़ वाटर साथ रखा करें। ओके। उससे क्या होता है कि उनका ये इशू जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि आप जो है मानसून में हेयर डाई कम करवाएं, स्ट्रेटनर कम यूज़ करें, हेयर ड्राई जो है वो कम करें, हीट प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो बालों पर ना लगाएं। स्ट्रेस मेंटेन करें, वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ज़रूर लें, मल्टीविटामिन्स लें। एंटीऑक्सीडेंट में क्या चीज़ें हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड्स लें, जिसमें बेरीज आ जाती हैं, एवोकेडोज आ जाते हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, इनका इंटेक ज़्यादा रखें। ठीक है। मल्टीविटामिन ज़रूर लें, जिसमें आयरन इंटेक बहुत अच्छा रखें। आयरन जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी इंटेक बहुत अच्छा रखें। विटामिन डी जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। जब विटामिन डी कम होता है तो हेयर फॉलिकल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। जिंक लें, जिंक जो है आपकी स्कैल्प में ऑयल को कंट्रोल रखता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। बायोटिन ज़रूर लें। इसके अलावा एक और बात है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ये कहती हूँ जब आप शॉवर लें तो हेड को ज़रा ऊपर रखें। उससे क्या होता है, जब आप हेड डाउन करके शॉवर लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा होता ये है कि अगर आपके बाल 3 महीने से ज़्यादा 100 से ज़्यादा घिरे हैं तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। लैब टेस्ट में मैं ये कहती हूँ कि आप सीरम फेरिटिन करवा सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 और CBC ज़रूर करवाएं। और इसके अलावा अपने स्कैल्प को नरिश रखें, थिन ऑयल्स यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर ऑप्ट कर लें तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी हमें बता दें। अच्छा, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से एक्नी इश्यूज़ जो है वो बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। स्कैल्प पे अगर देखा जाए तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, जिसको आम अल्फाज में डेंड्रफ कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप कीटोकोनाज़ोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिंक पायरीथियोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह के शैम्पू यूज़ करें जिसमें जिंक पायरीथियोन हो या फिर कीटोकोनाज़ोल हो। उसके अलावा मिलिएरिया बहुत कॉमन होता है, जिसको हम पित्त कहते हैं आम अल्फाज में। रैश बन जाते हैं आपके अपर बैक में। टीनियापिटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको आम अल्फाज में धदरी कहते हैं। जिस्म में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्ने की एक फॉर्म होती है मेलेसिसिया फोलिकुलाइटिस, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है, लगता है ये एक्ने की तरह ही है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और मैं ये कहती हूँ ख़ासतौर पे जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, मैं ये कहती हूँ कि मानसून में किसी सर्जरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप लोग जो है सनस्क्रीन्स यूज़ करें। सनस्क्रीन्स जो है जेल फॉर्म में यूज़ करें, नॉन कोमेडोजेनिक जो है वो यूज़ करें। ऑयल फ्री क्लिनजर्स यूज़ करें, ऑयल फ्री क्लिनजर्स। उसके अलावा टोनर रोज़ाना यूज़ ना करें, वंस इन अ वीक। स्क्रबिंग भी वंस इन अ वीक। होता ये है कि जहाँ एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आपकी स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो थिन लोशंस यूज़ करें। इसके अलावा मतलब
ऑयली स्किन के लिए तो मानसून का जो है मौसम वो एक मसला ही होता है, तो ड्राई स्किन वाले भी सफ़र करते हैं, उनका एपिडर्मल बैरियर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जो है मॉइस्चराइज रखें स्किन को और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं, शुगर इंटेक कम करें और वाटर इंटेक ज़्यादा करें। ठीक है। इसके अलावा जो एक्नी वाले लोग हैं उनको मैं ये कहती हूँ एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में, नियासिनामाइड, ज़ैलिक एसिड सीरम जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। डॉक्टर कोमल, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। आज हमारे साथ जी अर्शिया अख्तर मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट मोटर स्पोर्ट्स एज अ ड्राइवर जो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने अमेरिका का जो मारूफ तरीन ट्रैक है रोड अमेरिका, उस पर F2000 क्लास में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रोड अमेरिका अमेरिका का सबसे बड़ा कहा जाए और तवील तरीन रेसिंग ट्रैक है जो 4 मील से ज़ायद जिसकी लंबाई भी है और इस आलमी मयार के ट्रैक पर जी राइट रेसिंग की नुमाइंदगी करते हुए अर्शिया ने दूसरे रेस में बेहतरीन ड्राइवरी का मुजाहरा किया और ना सिर्फ इतने चैलेंजेस के बावजूद इस रेस में अपनी पोडियम पर भी जगह बनाई और उनके करियर का पहला पोडियम फिनिश था। आज अर्शिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अर्शिया, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कंग्रेचुलेशंस आपको पहले तो बहुत बहुत कि आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट ली। हमें थोड़ा सा इस रोड अमेरिका के ट्रैक के हवाले से बताएं, अपनी अचीवमेंट के हवाले से बताएं। Good morning. So to begin with about Road America, like you said, it's one of the longest tracks in US. उसके साथ साथ इसके अंदर elevation changes बहुत ज़्यादा है। तो it has like straights और जो front straight है वो पूरी इस तरह की अपहिल है। तो cars के अंदर बहुत ज़्यादा like आपकी फ्रंट से कमिंग आउट आपकी स्पीड और इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा अर्शिया, आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा, बहुत सारे लोग आपको शायद पहली बार भी देख रहे होंगे, हम चूँकि आपके इस अचीवमेंट से वाकिफ़ हैं, आप कितना टाइम हो गया है आपको इस मोटर स्पोर्ट्स के अंदर और आपका ये शौक़ और आप इसको आगे कैसे लेके चल रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अब तो काफ़ी साल हो गए। मैंने कार्टिंग से स्टार्ट किया था मगर मैं फॉर्मूला कार्स में 1 साल से तो इसलिए मेरा फर्स्ट पोडियम है क्योंकि मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप है ये। लवली। सो इसकी तैयारी कैसे की आपने? ये वाला काफ़ी इंटेंस था क्योंकि जून है तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, about 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और about 40 ह्यूमिडिटी थी। इतनी गर्मी थी कि रेस के एंड की तरफ मेरा कैमरा भी डेड हो गया। ओह ओके। So that was a big तो hydration was a really big issue इस रेस में। और सेकेंडली ओवरऑल लाइक फिजिकल लाइक आई सेड कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स है, काफ़ी एलिवेशन की वजह से और इतना लंबा ट्रैक है कि रेस बहुत लंबी हो जाती है इस पर। तो आप अबाउट 40 मिनट्स आप बैठे होते हैं उस ट्रैक पे। वाओ। अच्छा, अब तो अर्शिया ज़ाहिर है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ट्रैक्स होते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़। ज़ाहिर है आपने खुद भी कहा कि ये थोड़ा टफ ट्रैक है, तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग जब प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं अपनी, तो किन किन चीज़ों को या फैक्टर्स को आप लोग मद्देनज़र रखते हैं? तो इस ट्रैक में 2 मुश्किल सबसे सेक्शन है एटलीस्ट मेरे लिए। एक कैरोसल है which is basically like a half moon shape। Okay. तो उसके अंदर आपको like almost full throttle पर होना होता है, full गैस पर और कार वरना बाहर भी जा सकती है। तो आपको एंगल मेंटेन करने की उसकी प्रैक्टिस इज थोड़ी सी ज़्यादा और वही वेदर की वजह से डिफरेंट कार्स कंटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट वेदर्स में, तो टायर्स और हर चीज़ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। ओके ओके, लवली। अर्शिया आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, डॉक्टर कोमल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कोमल, अभी खैर जब आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी वेदर रिलेटेड इशूज़ को आप बता रही थी, स्किन से बहुत सारी ख़वातीन की ऑलरेडी स्किन
समटाइम्स अच्छा जो कह ले आपका रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मौसम जैसे ही चेंज होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपने फंगस का जिक्र किया, एक्नी का जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। उसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? अच्छा, प्रिवेंशन में एक्नी से स्टार्ट करेंगे। एक्नी में अगर आपको ऑलरेडी एक्नी है तो ऑब्वियसली काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी लोग जो है ऑलरेडी एक एंटी एक्नी रेजीम पर होते हैं, तो उसमें यही है कि आपने सैलिसिलिक एसिड क्लिनजर्स यूज़ करने हैं। अगर आपको ऑलरेडी एक्नी है या आपको है कि आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रॉन स्किन है, तो उसमें ये होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से आपके पोर्स क्लॉट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड है, ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है आपकी स्कैल्प में, आपकी स्किन में। तो आपने एक्सफोलिएशन की तरफ जाना है। पहले मैंने मेंशन किया कि एक्सफोलिएशन वंस इन अ वीक, तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो भी एक माइल्ड सा एक्सफोलिएंट है जो कि आपके पोर्स को क्लीन करता है। ठीक है। तो आपने वंस इन अ डे सैलिसिलिक एसिड क्लिनजर यूज़ करना है। इसके अलावा नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड सीरम्स, इनको मॉर्निंग में या नाइट में लेकिन ये जो सीरम्स होते हैं, ज़ाहिर है लोग घरों के ऊपर ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक? अच्छा, सबकी स्किन डिफरेंट होती Yeah. है। आजकल ये ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो उसमें रैंडमली अगर किसी ने ऐड देखा है या किसी अपनी फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेस को देखा है, तो उसमें ये होता है कि वो उसको देख के उससे इंस्पायर होकर चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, हर किसी की स्किन डिफरेंट है, तो आपने सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, उससे कंसल्ट करके ही चीज़ें यूज़ करना शुरू करनी है। ठीक है। तो इसमें एक और बात मैं मेंशन करूँगी, ख़ासतौर पे वो लोग जो रेटिनॉल यूज़ करते हैं, तो मूनसून में उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। हाँ, ठीक ये है। चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अपना स्ट्रेस मैनेज करें। और एक और चीज़ जो है वो मैं ये कहती हूँ मेल्स के लिए, जो बंद जूते ज़्यादा पहनते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, एक एक्स्ट्रा शू रख लें, ताकि अगर रेन वाटर की वजह से आपका जूता गीला हो गया तो आप वो चेंज कर लें। और साथ में एंटी फंगल पाउडर ज़रूर लगाएं। अपने क्यूटिकल्स क्लीन रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ंगस हमारी क्यूटिकल्स में ही ग्रो कर रही होती है, तो हमें पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा अर्शिया, अब आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप इस तरह की स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं जिसमें आपको कार्स एंड एवरीथिंग, सो अपनी जो कार है उसके बारे में वेल अवेयर होना, और बहुत सारे, क्योंकि हम इसको हमेशा मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़के मर्द हजरात हमें इस तरह के स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं। सो वर देयर एनी चैलेंजेस फॉर यू? और आपने जब अपनी गाड़ी को या इस सारी चीज़ को समझना शुरू किया, वॉज इट डिफ़िकल्ट? I'd say yes, क्योंकि आप completely rely कर रहे हो कार के फीडबैक पर, राइट? कि अगर आपकी कार जैसे कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील 10% टर्न कर रहे हो और वो 15 to 20% हो रही है, तो दैट कैन बी रियली डेंजरस इन सर्टेन सिचुएशंस। तो आप छोटे छोटे फीडबैक्स पे, वाइब्रेशंस पर, साउंड्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हो, और अपने रेस इंजीनियर को जाकर वही फीडबैक देते हैं, वो कार को उस तरह से मॉडिफाई करते हैं, और इट हैज़ अ लॉट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्ड इन इट। आपके स्वे बार से लेके ब्रेक प्रेशर से लेकर हर चीज कैन वेरी, सो यू हैव टू कीप कम्युनिकेटिंग विद योर कार, लाइक आई से कि इट्स माय टीममेट। इट्स योर टीममेट, ओके। अच्छा अर्शा, अब मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि आप चूँकि यूएस में हैं और ये सारा स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को इसका शौक भी है, पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दिस स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के अंदर व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर क्या इस स्पोर्ट का इतना स्कोप है? और क्योंकि बहुत सारे बच्चे या यंगस्टर दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस स्पोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मे बी, या इतनी उनको आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि, और अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है उस तरह से। बिल्कुल, लाइक यू हाईलाइटेड सारे पॉइंट्स, राइट? कि एक तो अवेयरनेस का इशू है और एक अपॉर्चुनिटी का इशू है। और ये मुझे मतलब हर रोज़ डीएम्स आ रहे होते हैं इस तरह से कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ या मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। शौक है, स्पेशली जिस तरह से F1 मूवी आई है, और दूसरी तो अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में ऑटो क्रॉस है, ट्रैक रेसिंग है, रैली रेसिंग है, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें इतने बड़े लेवल पर हो रही है, तो इट्स अ बिग डील।
बाकी आई एम वर्किंग थोड़ा सा इसके लिए कि हम सर्किट रेसिंग को भी पाकिस्तान में लेकर आ सकें। अच्छा, यू आर वर्किंग ऑन इंशाल्लाह। दैट, इंशाल्लाह। चलें, दैट्स अमेजिंग। तो अर्शा, जब आपने स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड इन पाकिस्तान एंड देन यू मूव टू यूएस, या नहीं आपने वहाँ जाके ही स्टार्ट किया था स्पोर्ट को? मैंने एक्चुअली कार्टिंग जो थी वो सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा ट्रैक पे जिस दिन कोई नहीं आता था उसके जाके स्टार्ट की थी और फिर यूएस में आकर फुल स्टार्ट किया था। तो अर्शा, जब आपने स्टार्ट किया था तब लड़कियों की रेशो क्या थी और अब विद टाइम आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखी है? अब ट्रैक पे थोड़ी सी ज़्यादा फीमेल्स नज़र आ जाती हैं, जैसे कि इस पूरी सीरीज में 153 ड्राइवर्स कम्पीट कर रहे थे ओके। क्योंकि डिफरेंट क्लासेस थी। उसमें से सिर्फ 2 फीमेल्स थी, एक मैं और एक और अमेरिकन फीमेल थी। तो यू कैन इमेजिन कि अभी भी कितना कम है ओवरऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस कि अगर वहाँ पे इतना कम रेशो है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट। लेकिन आई एम ग्लैड कि यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कि आप पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को लेके आए। आगे फर्दर क्या, कौन सा टूर्नामेंट है, कौन सी ऐसी चैम्पियनशिप है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? तो इस चैम्पियनशिप के अंदर 3 और रेसेस बाकी हैं। अभी मैं करंटली 4th स्टैंडिंग पर हूँ, तो फिंगर्स क्रॉस्ड के आई कैन गेट लाइक चैंपियनशिप के पोडियम पर भी होपफुली। इंशाल्लाह। बाकी जो है लाइक यू सेड कि पाकिस्तान में लाने के लिए इज अ बिगर डील दैट आई एम वर्किंग ऑन। मैं यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न टीम से भी बात कर रही हूँ, तो होपफुली आई कैन कम क्लोजर टू होम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड अर्शिया, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी यंग बच्चियाँ आपको देख रही होंगी जो कि इंटरेस्टेड होंगी इस तरह के स्पोर्ट में। एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? आई वुड से कि ड्रीम बिग एंड ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है स्टार्ट में, मगर वंस यू गेट इन, कम्युनिटी इज़ वेरी वेलकमिंग एंड आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव। तो प्लीज़ रीच आउट टू मी अगर यू हैव एनी क्वेश्चंस एट ऑल। लवली, थैंक यू वेरी मच। अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद थी जी, अपनी इस जर्नी के हवाले से बताई थी और आगे जो उनका प्लान है पाकिस्तान के अंदर भी वो स्पोर्ट को लेकर आना चाहती हैं। डॉक्टर कोमल, इन द एंड आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से देखने वालों को कोई भी मैसेज देना चाहें? अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी मानसून से रिलेटेड कि जो मैंने टिप्स बताई हैं आपके हेयर्स को लेके या आपके स्किन को लेके, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और इसके अलावा जो है अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को वाइजली चूज़ करें। जो आपने ऐड में देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है, उसको आपने देखकर अपने स्किन या हेयर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें, एंड देन ही आप अपने स्किन या हेयर पे यूज़ करना शुरू करें। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोमल, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। उम्मीद करते हैं ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट आपके लिए रहा होगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान और महंगाई के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र जी वफाकी हुकूमत की जानिब से हालिया इकदाम जैसे यकसा टैरिफ निज़ाम पर और PTV फीस का खात्मा हो, अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल ऐप का इजरा हो, बज़ाहिर अवाम को रिलीफ देने की एक संजीदा कोशिश में नज़र आ रही है। ताहम इन इकदाम के पीछे बाज़ अमली जो पॉलिसी की सतह के ऊपर खामियाँ कह लें, तजादात कह लें, वो भी कुछ नुमायाँ हो रहे हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ की बात की जाए तो उसमें औसत ₹1.50 फ़ी यूनिट की मामूली कमी हो और सब्सिडी के ज़रिए रिलीफ दिया जा रहा है। साथ ही एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हैं जहाँ बर्क रफ्तारी से सोलर जो है उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, जिसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा। जबकि दूसरी तरफ सोलर सार्फिन को एक धचका देते हुए नेट मीटरिंग की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक नए सोलर सार्फिन से बिजली का फ़ी यूनिट ₹27 में ख़रीदने की बजाय ₹10 में ख़रीदा जाएगा। जिसके तहत अगर बात की जाए तो सोलर सिस्टम पर खर्च किए जाने वाले जो रकम है वो पहले 5 सालों में वसूल होती थी, अब 10 सालों से भी ज़ायद वक्त में वसूल होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ होता है जी कि हुकूमत एक वक्त में सोलर एनर्जी या सोलराइजेशन को फ़रोग देने और उसके मुआशी फ़ायदियत को महदूद करने जैसे मुतज़ाद फ़ैसले अवाम को किस तरह से मुतासर करेंगे, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि अब क्या जो पाकिस्तान में विंड पावर है उसका सिस्टम कामयाब हो सकता है, या विंड पावर सिस्टम लगाने पर जो सोलर अखराजात हैं
वो ज़्यादा आते हैं कम। इस हवाले से डॉक्टर बिशारत हसन हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनको खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा कि ये जो बहरान हम कह लें या महंगाई का बढ़ता हुआ दबाव कह लें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें हम टैरिफ निज़ाम की बात करें, अपना मीटर, अपनी रीडिंग जो मोबाइल ऐप है इसका इस्तेमाल हो या इसका इजरा हो, ये जो हुकूमत चेंजेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चेंजेस का कुछ तजाद या मुतजाद इम्पैक्ट भी आ रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? देखिए, बात यह है कि ये बहुत छोटे छोटे फ़ायदे दिए जा रहे हैं, जिसमें कि यह है कि एक रुपया 1.5 रुपया जो है अगर टैरिफ कम कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देखा जाता कि टैक्सेस कितने ज़्यादा हैं। अब ये जो भी अनाउंस करते हैं कि हमने इतना कम कर दिया है, उधर आप देखें जो हकीकी सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 60 रुपये का यूनिट एक आम आदमी को पड़ रहा है। एक मिडिल क्लास के आदमी को जो ज़्यादा से ज़्यादा एक AC लगाता है उसको 60 रुपये का यूनिट पड़ जाता है। अब 60 रुपये का यूनिट को कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। फिर जहाँ तक आपने बात की कि इसका जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं सोलर को बहुत ज़्यादा इंकरेज करना चाहता हूँ, हम इसको डिस्करेज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर पे बहुत ज़्यादा काम किया। जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त भी बहुत काम किया गया और बड़े बड़े बल्कि ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट्स लगाए गए। लेकिन ये है कि अब जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उसके बाद से इनकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो पावर डिवीजन है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि जो सोलर नेट मीटरिंग है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब आप देखें, आज से 2 साल पहले तक भी आपको हर छत पे इस तरह नज़र नहीं आता था कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजली का टैरिफ महंगा कर दिया गया है कि अब आपको तकरीबन 70% जो रूफ्स हैं, रूफ टॉप्स हैं मिडिल क्लास एरियाज़ में, उन पर आपको सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आते हैं। ये सिर्फ इसी तरह है जैसे CNG पाकिस्तान में जब आई है तो पहले लोग नहीं लगवाते थे, एक बड़े अरसे तक एक गवर्नमेंट ओन जो है वो लगा रहा पंप, लेकिन उस पर कोई लोग जाते नहीं थे। लेकिन जब वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ तो फिर लोगों ने CNG की तरफ रुख किया और हर गाड़ी में लगने लगी। तो इसी तरीके से सोलर का है। अब इसको अगर आप नेट मीटरिंग के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप 27 से 10 रुपये कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मिडिल क्लास को। उसके अलावा एक चीज़ जो आपने मेंशन नहीं की, मैं बता दूं कि इस बजट में सोलर पैनल्स पर टैक्स भी लगा दिया गया है, जो 18% अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर उसे कम करके अब 10% कर दिया गया है। तो अब 10% वो और महंगा हो जाएगा। फिर आपने बात की विंड पावर की, कि देखें विंड पावर की, जब आई वॉज एट ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं वहाँ डायरेक्टर जनरल था, बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ, फिर मुझे चार्ज दिया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन का भी। तो हमने एक सोलर और विंड मैपिंग कराई थी और बायोमास मैपिंग कराई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए। तो US NREL नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उन्होंने सैटेलाइट मैपिंग करके हमें बताया था कि विंड का 3,24,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है पूरे पाकिस्तान में। और सिर्फ ये कराची के नज़दीक जो एक विंड कॉरिडोर है, घारो केटी बंदर का जो विंड कॉरिडोर है, वहाँ से आपको 50,000 मेगावाट्स बिजली मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि जो छोटे सोलर प्लांट्स हैं आप छतों पर लगाते हैं PV पैनल्स, इनको रिप्लेस करने के लिए विंड आ सकती है कि नहीं, तो उसका मैं जवाब आपको दे दूं कि वो माइक्रो विंड टर्बाइंस हैं, लग सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी जगह पर कामयाब होंगी जहां पर हर वक्त हवा चलती है। अदरवाइज सोलर का यह है कि सूरज तो आपको पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता है दिन के वक्त, तो सूरज आपको हर जगह पर पाकिस्तान में अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फर्दर जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपने अभी इक़दामात के हवाले से बात की कि बहुत छोटे इक़दामात हैं जिनसे फ़ायदा लिया जा रहा है। अब एक तरफ तो हम, आपने जैसे मिडिल क्लास और उन लोगों की बात की कि वो सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम लगाने की तरफ बहुत तेज़ी से आए हैं, एक तरफ हमने उनको स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और कि आप लगाएं। अब जब मामला हुआ कि लोगों ने भी कि उनकी जो कीमत है सोलर पैनल जो इंस्टॉल करा रहे हैं वो चंद सालों में पूरी हो जाएगी, आप उस पर टैक्स लगाना और उसके बाद फिर उसकी जो टैरिफ का सिस्टम है, उसको नेट मीटरिंग का सिस्टम है, उसके ऊपर जो यूनिट्स में इजाफा होना है,
आप समझते हैं ये सारी चीज़ें ये वो इक़दामात है कि जो लोग एकदम बहुत तेज़ी से इस तरफ आए थे और लोगों ने इस पे अपनी जो कह लें डिपेंड करना शुरू किया था, अब उसको आप रिवर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे इक़दामात से और लोग डिस्करेज होंगे? क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद तो है बहुत सारे आम पब्लिक के लिए कि जी उनका जो बिल है वो कम हो रहा है, वो अगर AC यूज़ कर रहे हैं या मिडिल मतलब कोई भी उनका सिस्टम चल रहा है जैसे भी। बिल्कुल, मैं एज ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्करेज किया जा रहा है। अब उसकी वजह भी बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में सर्दियों में सिर्फ 7 से 8 हज़ार मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोड होता है, और गर्मियों में ये बढ़कर 22,000 मेगावाट्स तक चला जाता है क्योंकि लोग ACs यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा आपका ग्रिड ही नहीं ले सकता। जिस मुल्क में 7-8 हज़ार सर्दियों में और 22,000 गर्मियों में रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा दी गई है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि ये किसने अप्रूवल दी, कैसे अप्रूवल दी? क्या इनको पता नहीं था कि अगर आप 22,000 के अगेंस्ट 46,000 की लगा देंगे? और अभी 17-18 हज़ार मेगावाट इसके अलावा पाइपलाइन में है, जिसे मिनिस्टर अवैस लगारी साहब ने रुकवाया है कि पहले ही आपके पास इतनी एडिशनल कैपेसिटी की, जो कैपेसिटी एडिशनल है आपके पास, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। उसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट बढ़ता है। इस वक्त बिजली का सर्कुलर डेट मुल्क में 2.3 ट्रिलियन रुपीस है, और ये 2017 से पहले गैस का सर्कुलर डेट 0 था। 17 के बाद जब ये इन्होंने LNG इंपोर्ट करनी शुरू की और LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए, उसके बाद से गैस का सर्कुलर डेट बिजली से बढ़ चुका है, वो तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब चला गया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। अब इससे निपटने के लिए हुकूमत ने जो है 18 बैंकों के कंसोर्शियम से कोई 1.275 ट्रिलियन का कर्जा लिया है, और ये कर्जा जो है वो उसके ऊपर ज़ाहिर इंटरेस्ट भी होगा, मुनाफा होगा, जो भी कह लें उसको, वैसे इस्लामी है, इस्लामी तरीके से लिया गया है, लेकिन यह है कि ये भी दिया जाएगा, और ये इसका 3.23 पर किलोवाट रुपीस जो है वो अवाम अदा करेंगे अपने बिजली के बिलों से। तो किस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है, किस तरीके से अवाम पर सारा बोझ डाला जा रहा है। फिर जो चोरी है, चोरी किसी डिस्को में 40% तक है, वरना 17, 18, 20% तो हर डिस्को में आपको मिलेगी। उस चोरी को रोकने का कुछ नहीं किया जा रहा। ये इतनी जो एडिशनल कैपेसिटी लगा दी है, तो होना ये चाहिए था कि टैरिफ कम करते ताकि लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें। उसकी जगह वो क्या कर रहे हैं कि सोलर पे टैक्स लगा रहे हैं ताकि लोग सोलर को छोड़कर और ग्रिड की बिजली की तरफ आए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, कीमत का इतना फ़र्क है। सोलर से जब आप बिजली हासिल करते हैं तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ती है, जबकि आपका जो यूनिट है वो 60 रुपए पर जा चुका है। तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। आपने जो 10% टैक्स लगाया उसके बाद भी मरता क्या ना करता वाली बात होगी। लोग बहरहाल लगाएंगे और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। बल्कि इसका एक और नुकसान होगा। इसका नुकसान ये होगा, जब आप सिर्फ 10 रुपए पे उनसे यूनिट खरीदेंगे तो वो फिर बैटरीज लगाएंगे उसके साथ, और वो ग्रिड से बिल्कुल ही हट जाएंगे। तो आपने इतनी बड़ी जो कैपेसिटी 46,000 मेगावाट्स की लगाई हुई है, उसमें भी आप इजाफा कर रहे हैं। उसमें जो आपको सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, जो इतना ज़्यादा आपके ऊपर जो है ये कैपेसिटी पेमेंट्स आ रही हैं, ये आप कहाँ से देंगे? तो उसका हल ये नहीं है कि आप सोलर को डिस्करेज करें। उसका हल ये है कि उन मुआहदों को जो है दोबारा देखें और देखें कि लीगली आप उनको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो पावर प्लांट्स चलते ही नहीं है पूरा साल, देखें ना, 22,000 सिर्फ आपको चाहिए, उससे ऊपर जितनी भी आपने 46,000 लगा दी, डबल से भी ज्यादा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो चलते ही नहीं है और उनको आप जो है पेमेंट्स करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं, इसको खत्म किया जाना चाहिए फौरी तौर पर, जैसे भी हो, चाहे उसको। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि आप और मैं यहाँ बैठ के मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप इन सारी बातों का जवाब दे रहे हैं और आप को आइडिया रखते हैं कि क्या चीज़ें, इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। अब क्या हुकूमत जब ये इक़दामात कर रही होती है और जब इसको रिवर्स कर रही होती है, डोंट दे हैव एनी आइडिया कि ये सारे मामलात जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली आवाम के ऊपर असरअंदाज हो रहे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हमारे वज़ीर होंगे, हमारी जो काबीना होगी, हमारे जो लोग होंगे जो कि इस सारी चीज़ को समझते हैं, उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि अब जब लोग डिस्करेज होंगे तो वो भी कोई ना कोई एक ऑल्टरनेट तरीका सोचेंगे, जिसको हम जुगाड़ भी कहते हैं उर्दू में। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों जब हुकूमत स्टेप्स ले ले या मुआहदे कर रही है तो उसको पहले इन सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कंसिडर करने की ज़रूरत है?
देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट मैं मेंशन करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन जिसे कहते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। ठीक है। इसमें पूरा एनर्जी विंग है जहां पर MP1 या शायद अब उससे भी बड़ा स्केल है, उसका एक मेंबर होता है एनर्जी। उसका काम है प्लान करना कि मुल्क में कितनी एनर्जी आनी चाहिए, 5 साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 15, 20 साल, 50 साल तक की वो प्लानिंग करते हैं। उन्होंने क्या प्लान किया? कोई प्लान नहीं किया, किसी किस्म की जो है उन्होंने सही प्लानिंग नहीं की। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को इस तरह अवाम को एक सर्कुलर डेट के एक चुंगल में फंसा दिया है और इतना बड़ा टैरिफ हो गया है। उसके बाद आप देखें डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें PPI भी आता है जो कि इनकी फिजिबिलिटीज वगैरह को जो है असेस करता है, इवेल्युएट करता है। फिर नेपरा है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसका काम है कि जनरेशन लाइसेंस इशू करना और टैरिफ देना। अब जनरेशन लाइसेंस इशू करने से पहले वो इन तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज को माइन्यूटली जो है उसको करना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि वो NTDC के साथ, CPPAG के साथ, सबके साथ वो राब्ते में होता है, PPAV के, उसको ये और प्लानिंग कमीशन के कि बताओ इनको होना चाहिए कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेबिलिटी क्योंकि मुल्क में नहीं है, ये 35-35 लाख रुपए तनख्वाहें लेने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन महकमों में, इनकी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इन्होंने इतना ज्यादा जो है कैपेसिटी लगा दी है, जबकि मुल्क में रिक्वायरमेंट सिर्फ 22,000 की गर्मियों में और 7-8 हज़ार की सर्दियों में थी। जब तक आप इनसे पूछेंगे नहीं और इनके ये ग्रेड्स खत्म करके इनको जो है गवर्नमेंट के BPS स्केल्स पे नहीं लाएंगे और 35-35 लाख जो तनख्वाहें इनको दे रहे हैं वो खत्म नहीं करेंगे, तो ये सीधे नहीं होंगे। इनको तो इनकी तो याशी है, ये मुल्क जाए जहन्नुम में, इसके लोग जाए जहन्नुम में, मरे भूखे मरे, बिल दें, इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने किस तरीके से इजाजत दी और दिए चले जा रहे हो, लगाए चले जा रहे हो पावर प्लांट्स, जबकि पैसा देने के लिए नहीं है। उधर गवर्नमेंट जो है कर्जे लेकर, सूद पे कर्जे लेकर और जो है वो सर्कुलर डेट खत्म करने की कोशिश कर रही है, और वो कौन देगा? वो भी पैसा जो है अवाम ही देंगे, आपके और मेरे बिलों में आएगा। तो एक बहुत बड़ा एक इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है, आम आदमी के साथ। और मैं आपको बताऊं कि लोगों के घरों के जो किराए हैं उससे ज्यादा उनके बिजली के और गैस के बिल्स आ रहे हैं। मिडिल क्लास को खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल क्रश कर दिया गया है, और जिस मुल्क की मिडिल क्लास क्रश कर दी जाए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, याद रखिए। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब क्विकली कर दीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है, आप क्विकली इसको वाइंड अप कर दीजिएगा प्लीज जी। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगा दिए गए, इंपोर्टेड कोल पर, इंपोर्टेड LNG पर, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पर। और जब आपने रुपए को बुरी तरह गिराया, 100 रुपए था जिस दिन नवाज शरीफ साहब को हटाया गया 2017 में, उसको जब 330 तक ले गए तो उससे ये 3 गुना बढ़ गया। अगर ये रुपया 100 का ही होता डॉलर के अगेंस्ट, तो आपका ये पेट्रोल और आपका डीजल और आपकी बिजली ये सब 3 गुना कम होती। पेट्रोल आपका जो आज 266 का हो गया है, ये आपको 80 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए मिला करता है लीटर। तो एक तरफ आपने डीवैल्यू किया बुरी तरह रुपए को, दूसरी तरफ ये इतना बड़ा जो है सर्कुलर डेट बना दिया। ये सब इसमें कौन शामिल है? आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके सियासतदान, और ये सारे जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिशारत हसन हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट, मौजूदा सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। इस वक्त शेफ नदीम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्र है मालिका। क्या बना रहे हैं आज? जी आज हम बना रहे हैं टोर्टिला रैप, जो कि होममेड होगा। ठीक है। और हमारा चिकन जो है ना पहले से हमने तैयार जो है ना कर चुके हैं, और इसकी मैरिनेशन में थोड़ी सी बताऊँगा कि हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जी सबसे पहले हम लेंगे चिकन 1 kg, 1 kg चिकन, और उसमें 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, और ½ टीस्पून हल्दी, और रेड चिली 1 टीस्पून। ये आप अपने स्पाइस के मुताबिक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और खुश्क धनिया ½ टीस्पून। ठीक है। और ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। ½ टीस्पून। और इसके अंदर हम डालेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस आप किसी भी ब्रांड की जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सी आपको बेस्ट लगती है। मैक्सिमम जो है ना 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, और अदरक लहसुन की पेस्ट। ओके। और ये कितना लेना है हमें? ये मैक्सिमम जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून हम लेंगे। और इसको जो है ना हम फिर लगाएंगे थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, हल्की सी,
ओके, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून। ओके और इसमें आप जो है ना सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ओके। तो अब हम जो है ना इसकी करेंगे मिक्सिंग, और मिक्सिंग करने के बाद इसे हमने मैक्सिमम जो है ना कोई 1 घंटा रिटार्ड करना है चिकन ठीक को, है। ताकि इसका जो जायका है, जो इसमें हम सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और सिरका जब ऐड करेंगे तो सिरका ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो चिकन है उसके हम साज खोलते हैं, और ठीक जो है। मैरिनेट होती है वो मैरिनेट चिकन के अंदर अंदर बहुत हो अच्छा जाती उसका है। जायका आता है। ठीक है। अच्छा, तो- इसको हमने फ्राई करना है, सौते करना है, क्या करना है? ये मैक्सिमम हम जो है ना कोई 1 घंटा रखने के बाद फिर हम इसे इस तरह से हम इसकी बेकिंग करेंगे। मैंने इसकी पहले से जो है ना बेकिंग स्टार्ट कर दी ठीक है, हाफ चिकन ठीक की। है। बेक करेंगे, राइट? यस, हम इसे जो है ना ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन नहीं है तो हम प्रेशर कुकर में इस तरह से जो एयर है ना फ्राई बना में भी कर सकते हैं? यस यस कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तो जी, इसके बाद हमारी जो है ना सॉस तैयार मैं जो है ना पहले से कर चुका हूँ, जिसमें मायोनीज डालेंगे 1 कप, ठीक है। और सोया सॉस 1 टीस्पून सिर्फ जो है ना जायके के लिए, और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, और इसमें मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबल स्पून, और हनी 1 टेबल स्पून। इसमें हम 1 हनी ऐड, tablespoon, यस, okay. ये मैं पहले हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, तो इसमें जो है ना ठीक है। थोड़ा सा और ऐड करूँगा। हनी का फ्लेवर थोड़ा स्वीट करने के लिए आपने यस, add स्वीट किया है? करने के लिए, स्वीट करने के लिए। ओके। और इसमें केचप जो है ना 1 कप। तो इस तरह से जो है ना आपकी सराचा सॉस, तो इसमें सराचा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत जो कमर्शियल, काउंटर तो बड़ी महंगी महंगी सॉसेस मिल रही होती हैं, तो आप Yes. घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यस जो है ना घर कर Okay. सकते हैं। और है। इसके बाद हम जो है ना इसकी करेंगे मेकिंग। हमारा चिकन जो है ना तैयार हो चुका है, ठीक है। और गार्निश मैंने पहले से तैयार जो है ना कर चुका हूँ। जरूर, आप साथ तो- साथ करते रहे और Yes. एक्सप्लेन करते रहें ताकि यस, तो इसको हम बनाएंगे जैसे कि रेस्टोरेंट में ब्रांड में जो चीज़ें आपको रैप मिल रहे होते हैं, तो होममेड जो है ना हम बनाएंगे घर में। हमें किसी भी हॉट प्लेट की ज़रूरत नहीं है, हम हॉट प्लेट के बगैर जो है ना कर सकते हैं। ठीक और है। इसके साथ साथ जो है ना वेजी हम सिरके में डिप करके रखेंगे मैक्सिमम कोई 1 घंटा सिरके में डिप सिरके में डिप करके ठीक रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना फिर उसके जो है ना आपका हल्का सा जो है ना वो खट्टा होना चाहिए ठीक है। चिकन। और कौन कौन सी वेजीज आप ऐड कर रहे हैं इसमें? वेजी इसमें मैं अभी तो जो है ना सिर्फ ऑनियन और खीरा ऐड कर रहा हूँ। ओके। तो इसमें आइसबर्ग भी ऐड कर सकते हैं। आइसबर्ग का बहुत अच्छा जो है ना डिपेंड्स आप आप commercial, कौन सा yes. फ्लेवर चाहिए। अगर वो ओके, नहीं है तो आप सिंपल जो है ना इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि होममेड घर में जो है ना अक्सर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। तो जी हम जो है ना यहाँ भी ये कर चुके हैं। और चिकन जो है हम इसमें ऐड करेंगे। ब्रांड के अंदर देखा होगा किस तरह से जो है ना स्ट्रिप होते हैं बिल्कुल ठीक चिकन है। के, हम जो और है ये ना आपने फुल पीस लेकर उसकी स्ट्रिप्स की है, उसके राइट? स्ट्रिप बनाए हैं ओके, फुल पीस। ठीक है। तो हम इसको मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन। अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है। अब इसे करेंगे रैप, ठीक है। और रैप करने के बाद जो है ना ये वाला जो हिस्सा है इसे रखेंगे नीचे की तरफ। ओके। तो अब हम इसको जो है ना ऑयल को बिल्कुल लाइट सा करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैंने कम ही रखा था, ठीक तो है। अब इसको नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि इसकी जो साइड है वो भी बंद हो ओके, और उसका कलर भी अच्छा आए। ठीक है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड के अंदर मुख्तलिफ जो है ना आउट ऑफ कंट्री के हैं, उसमें आपको प्लेटर जो है ना मिल रहा होता है। बिल्कुल वो छोटे ऐसा ही छोटे है। पीसेज होते हैं उसके। बिल्कुल सही। तो जी अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना हम इसका जो भी हमने कोई खाना जब तैयार करना है कि रूम का टेम्परेचर भी चेक करेंगे कि रूम का टेम्परेचर हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड के अच्छा, ऊपर होना ओके, चाहिए। ओके। तो वैसे जो कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर जो है ना आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका टेम्परेचर रूम का होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो है ना हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर ओके। कैमरामैन सर दिखा सकें तो प्लीज़ ज़रा दिखाइए। ज़रूर, दिखा दें। 25 के ऊपर है। अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपने रूम टेम्परेचर को भी साथ साथ चेक करना है। अच्छा, साथ साथ बहुत check सारे करना। लोगों का जो हम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इट्स वेरी क्रंची एंड Yes. वेरी सॉफ्ट, और लेकिन वो टूट रहा होता है बहुत सारे लोग। लेकिन ये इस बात को मेक श्योर करना कि ये रैप जो है ये बिल्कुल टूटे ना और इट्स कन्वीनियंट, तो उसके लिए कोई शेफ्स सीक्रेट टिप आप हमें बताएं। जी उसमें ये है कि सबसे पहले हमारी जो है ना ब्रेड जो है ना वो फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है। तो ब्रेड जब हमारी फ्रेश होगी
और दो चीज़ें हैं कि अभी मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड हैं, अगर हम इसे करते हैं रैप तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। ओके और ओके, सेकंड मेन चीज़ है कि आपकी जो है ना ब्रेड वो फ्रेश होनी चाहिए तब नहीं टूटेगी। यस। अच्छा, बहुत सारे लोग पहले भी रोस्ट करते हैं इसको और फिर बाद में उसके अंदर फिलिंग करते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है या फिलिंग के बाद? ये फ्रेश बेहतर है, फ्रेश जो है ना ठीक है, ये फ्रेश बेहतर है। तो इस तरह से हम जो है ना इसके पीस करेंगे, पीसेस करके तो हम जो है ना घर में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन। तो इसके साथ साथ हम जो है ना इसको पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इसी के ऊपर जो है ना घर के अंदर जो है ना वो टोर्टिला ब्रेड के ऊपर लेके थिन क्रेस्ट इसमें भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। सेकंड ये है कि आप जो है ना शवारमा भी कर सकते हैं, इसी Okay. चिकन को आप शवारमे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप हमें वो भी कुछ प्रेजेंट करके बता रहे हैं। मैं शवारमा भी जो है ना बिल्कुल। शवारमे की तरह कर सकते हैं। और सेकंड ये कि और उसके लिए ब्रेड इज डिफरेंट, राइट? यस यस, इसके लिए ठीक ब्रेड है। और पिज़्ज़ा भी आप इसी चिकन को आप 3 कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल। आपका थिन क्रिस्प पिज़्ज़ा ठीक है, होममेड जो है ना बेस्ट है, आप फ्लेवर के मुताबिक आप अपनी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अब जैसे कि मैंने ये सिंपल जो है ना वो बनाया था रैप, अब इसके अंदर जो है ना ये सारी पिकल्स ऐड करने के बाद इसमें मैं ग्रीन ऑलिव्स और Okay. ब्लैक ऑलिव्स इस्तेमाल करूँगा, ताकि वो पिज़्ज़ा वाली एक चीज़ आ जाए। ओके, ग्रीन ऑलिव्स एंड ब्लैक ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स ओके, ये रैप करूँगा। अच्छा, ये और wrap पिज़्ज़ा, करना है, हाँ okay. पिज़्ज़ा के ऊपर जो है ना फिर हम इसी तरह की simple- गार्निशिंग भी कर सकते हैं, Yes. राइट? ओके, Yes, तो नेक्स्ट जो है ना हम इसको पिज़्ज़े को भी जो है ना वो दिखाएंगे बिल्कुल कि ज़रूर, हम नो homemade वाइज, कैसे नो कर वाइज। सकते हैं। अभी हम इसको रैप के अंदर मुख्तलिफ वेजीज और अब ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स के साथ आप Yes. कर रहे हैं। तो पहले हमने जो है ना वो बनाया था सिंपल, अब ठीक है। इसको हम करेंगे इसके अंदर चीज़ ऐड Okay. और पिकल्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, चीज़ आप? भी ऐड ओके, करेंगे। परफेक्ट। और सॉसेस वही सेम है और बिल्कुल तरीका भी सेम है। सॉसी सेम है, आप इसमें सिंपल जो है ना बेस के ऊपर गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर बर्गर्स बनाते हैं और अगर आपने रैप करना है, आपकी बेस के ऊपर गार्लिक सॉस बनेगी, Okay. गार्लिक सॉस आएगी और वो आपकी सारी बेसिस के ऊपर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। उसमें सिंपल आप जो है ना वो अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और आपका और सराचा सॉस। सराचा सुन सिंपल मायोनीज, और मायोनीज के अंदर भी फ्लेवर है कि आपने कौन सी मायोनीज इस्तेमाल करनी है। बेस्ट जो है ना वो किसी भी ब्रांड की रियल मायोनीज, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। जो Okay. कमर्शियल आप जो है ना इस्तेमाल बिल्कुल। कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से आपको जो है ना वो कमर्शियल घर में जायका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जी ये हमारा जो है ना सेकंड रैप है, और अब आप यही इसको भी रोस्ट करेंगे ऑयल पैन। इसको भी हम जो है ना हल्का सा इसको लगाएंगे पैन के नीचे हल्का सा ऑयल, ठीक ताकि है। वो हमारा कलर अच्छा है। ओके, बेहतरीन। अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन हो जाएगी और ठीक हो गया। यस, ये हमारा हर कोई अपनी फ्लेवर के मुताबिक इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकता है। इसमें इन्होंने चीज़ ऐड किया है और पहले वाले में ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स। olives. पहले वाले में देयर वर सिंपल पिकल्स जिसमें इन्होंने कुकम्बर और अनियन ऐड किया था, आई गेस। बेहतरीन। अच्छा, ये जो कमर्शियल होता है ये वहाँ पे पैन की जगह पे हॉट प्लेट इस्तेमाल हो रही होती है, तो हम होममेड जो है ना पैन में कर सकते हैं। सकते आपका हॉट प्लेट से बेहतरीन बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आपको इसके टेम्परेचर का पता होना चाहिए, कितने डिग्री सेंटर पे होना चाहिए, तो आपने कितना फ्लेम रखना, कब और कैसे उसको कम करना है, बस बिल्कुल इसकी ठीक थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, आपका बहुत अच्छा बनेगा। बेहतरीन। ये आपका जो है ना जैसे ये सर प्लीज खा सकें तो ये और इसमें दिखाइएगा। चीज़ भी आई एम श्योर कि मेल्ट हो गया होगा। यस यस। ओके। अच्छा, इसके रैप के भी जो है ना बहुत सी कैटेगरी हैं। कुछ जो है ना रैप आपके पिज़्ज़ाओं में बनते हैं और कुछ जो है ना आपके हॉट प्लेट के ऊपर हॉट बनते प्लेट हैं। में बनते हैं। और जो असल रैप ये है वो आप कोले को भी स्मोक कर सकते हैं, तो जो अच्छा, कोले का स्मोक है वो बहुत अच्छा लगता है। यस। बारबेक्यू, Barbecue। उसका फ्लेवर टाइप आता है। ओके। और आजकल मार्केट में बिहारी रोल, चीज़ी रोल वो पिज़्ज़ा के अंदर बनेंगे, लेकिन यह है कि हम होममेड भी कर सकते हैं, बना ओके, सकते हैं। परफेक्ट। अब आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कर दें क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है, सो Yes. दैट हम इसको एक दफ़ा फाइनल देख लें। और आप बताएं कि आप अपने यूट्यूब पे भी इतने ही एक्टिव हैं शेफ़ नदीम? यस यस यस। बेहतरीन। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपने शेयर किया हमारे देखने वालों के साथ। आई एम श्योर कि बड़ी हेल्पफुल रही होगी। और ये है जी रैप्स, टोर्टिला रैप्स। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं और दीज आर क्विक एंड वेरी
यू नो फ्लेवर इनका बड़ा अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका नदीम चीमा साहब कि आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी बताई। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।